हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा के लिए पेपर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो जो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखी हैं तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं, जहां आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, हरियाणा सामान्य ज्ञान की वीडियोज़ मिल जाएंगी, रीजनिंग की मिल जाएंगी और सभी टॉपिक पर आपको वहाँ से वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, गेम्स में कोई किसी कोड में AGMSAN लिखा जाता है तो डिस्क्लोज को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो ABCD से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार लिखा गया है, जैसे देखिए GAMESAN जो GA इस प्रकार लिखा गया है, ये पहले ए आएगा, G आएगा, फिर ME को ME बिल्कुल सीधा लिखा गया है, फिर MS जो है ये लिखा गया है, काटा लिखा गया है। पहले वाला जो है ये पहले अक्षर जो है इनको इस प्रकार लिखा गया है, फिर सीधे लिखे गया, फिर किस तरह लिखा, फिर सीधे लिखे गए। तो इसी प्रकार जो हमारा डिस्क्लोज का जो आंसर हो जाएगा, पहले I आएगा, फिर D आएगा, ठीक है, फिर SC आएगा, फिर लोज है L होगा, पहले O आएगा, फिर L आएगा, फिर SE आएगा, इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बरी है, यदि हम इसे हल करेंगे तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 7/13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। देखिए अप्रैल 1994 में किन तारीखों में रविवार पड़ता था, तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, 10, 17 और 24। जब इसे हल करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रथम सेट के अक्षरों में कुछ संबंध है, इसी आधार पर दूसरे सेट के अक्षरों का संबंध स्थापित करें। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, OPW आएगा। देखिए किस प्रकार आएगा, देखिए A + B, पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, इस प्रकार है। A B आएगा, फिर S 19 पे है और R 18 पे है, T हमारा 20 पे है, तो U हमारा 21 पे है। तो इस प्रकार देखिए N जो हमारा है 1 बढ़ेगा, LMNO वो आ जाए, N हमारा 14 पे है तो हमारा 15 पे है, क्या वो 17 पे है तो P हमारा 16 पर होगा, और V हमारा 21 पे है तो W हमारा 23 पे हो जाती है, V हमारा 22 पे है तो W हमारा 23 पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार OPW आएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 2 तर्क वाक्य जिनके उद्देश्य और विधेय पद समान है लेकिन गुण भिन्न है, तो वे हैं कौन से हैं, व्याघातक है, विरुद्ध है, गौण है, तदात्मक है। जिसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये गौण है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। तार्किक युक्ति का आधार है संबंधित आधार वाक्यों की सत्यता, संबंधित आधार वाक्यों का वेद संबंध, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग या साधारण भाषा का प्रयोग। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक युक्ति का आधार है क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संबंधित आधार वाक्यों का वेद संबंध है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न क्रम में से गलत संख्या को खोजिए, इसमें से गलत बताना हमें कौन सी संख्या गलत हो जाएगी। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 153। गलत संख्या को खोजना में 125 + 2 हो जाएगा, सबसे पहले +2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +5 हो जाएगा, +7 होगा, फिर +8 है, +10 होगा सर, फिर प्लस हमारा 15 होगा, इस प्रकार आएगा। 125, 27,
30, 35, 42, 52, 65। इसमें देखिए 153 जो है गल दे रखी है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त देखिए यहाँ पर 152 है, ये तो बिल्कुल सही है हमारी। ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। 152 प्लस 15 देखिए यहाँ पर 110 था, ये यानी कि 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 152 हमारा मिस्टेक में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा ए बी सी डी और ई 5 पुस्तकें हैं। तो सी पुस्तक डी के ऊपर है, ई पुस्तक ए के नीचे है, बी पुस्तक ई के नीचे है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है पूछा गया है। देखिए इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। सी पुस्तक जो है डी के ऊपर है, डी जो हमारा सी के ऊपर है, सी पुस्तक डी के ऊपर है। ई पुस्तक जो है ए के नीचे है, या ए बनाइए या ई बनाइए। फिर है कौन सी, बी पुस्तक ई के नीचे है, ई के नीचे बी हो गई, तो सबसे नीचे क्या हुआ, बी हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाए और सबसे नीचे पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। वैध निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य है। निष्कर्ष के लिए कुछ साक्ष्य देते हैं, निष्कर्ष के लिए कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक है, निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य देते हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य देते हैं हमें। वैध निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य क्या है, निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य देते हैं। न्याय युक्ति सिलोजिज्म होती है निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक, प्रकल्पनात्मक। के नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अवलोकन करें। इसमें 3 वृत्त नीचे चला गया। तो न्याय युक्ति सिलोजिज्म युक्ति है, न्याय युक्ति सिलोजिज्म होती है निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक, प्रकल्पनात्मक। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्याय युक्ति सिलोजिज्म होती है। क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निगमनात्मक होती है। न्याय युक्ति न्याय वाक्य सिलोजिज्म एक विशेष प्रकार का तर्क करने का तरीका है, जिसमें 2 अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन या अनुमान या निष्कर्ष निकाला जाता है। परंपरागत रूप से न्याय युक्ति ही निगमनात्मक अनुमान का आधार रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका हमारा, जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें ये पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अवलोकन करें। इसमें 3 वृत्त ग्रेजुएट, क्लर्क और शासकीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो कटे हुए अंशों को ए बी सी तथा ई एफ जी एच से अंकित किया गया है। इनमें से कौन सा अंश प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के नीचे दिए गए कथनों का सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रतिनिधित्व करता है। देखिए डायग्राम दिया गया है, ग्रेजुएट हैं, क्लर्क हैं और शासकीय कर्मचारी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्लर्क जो ग्रेजुएट भी हैं और शासकीय कर्मचारी भी हैं, सी एफ जी एच क्या हो जाएगा। क्लर्क जो ग्रेजुएट हैं, क्लर्क हमारे ये हैं और ग्रेजुएट हमारे ये हैं, तो और शासकीय कर्मचारी भी हैं। देखिए तीनों ही पूछा गया है, जिसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सही आंसर दें। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एच जो है देखिए ये रहा, ग्रेजुएट भी आ गया हमारा यहाँ से, क्लर्क भी आ गया है इस तरफ से, और इसी प्रकार से शासकीय कर्मचारी भी आ गया हमारे इस तरफ से। तो तीनों ही हमारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, एच। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी हैं लेकिन क्लर्क नहीं है। ये क्या पूछा गया, कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी हैं, ग्रेजुएट जो ये हमारे ग्रेजुएट हैं और शासकीय कर्मचारी हैं, ये शासकीय कर्मचारी हो गए हमारे, लेकिन क्लर्क नहीं है। तो कौन से नहीं है, इस तरफ से ये आ गया और इस तरफ से हमारा ये आएगा। तो एफ जो हमारा ये बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसमें, देखिए एफ जो है सी आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है। अब देखिए ग्रेजुएट क्लर्क कौन सी हमारे इसमें, ये पूछा गया ना, कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, तो कौन सा होएगा। देखिए ये तो हमारे ग्रेजुएट हो गए और ये हमारे क्लर्क हो गए, नहीं सॉरी दोस्तों, ये क्लर्क भी है और शासकीय कर्मचारी भी है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है।
एक मिनट, सॉरी दोस्तों, देखिए पीछे देखते हैं कौन से पूछा। कुछ ग्रेजुएट कलरक हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन से नहीं है? ग्रेजुएट कलरक हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है। देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो देखिए बीच में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए ये हमारे ग्रेजुएट हो गए और ये हमारे कलरक हो गए इस प्रकार। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर होगा, ये दिया गया है। और ये हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? HCL, TCS, इन्फोसिस या विप्रो? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? TCS के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ग्राफिक्स मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोसेस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है कि मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। तो मल्टी का अर्थ है बहु और विविध, और मीडिया का अर्थ है माध्यम। तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है फॉलिज, मिस्टेक, बग्स, स्पैम? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है, ये बग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये बग्स जो है एक सॉफ्टवेयर भाग है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट, इसे फॉल्ट कहते हैं, को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है। यह ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में की गई गलतियों और त्रुटियों की वजह से उत्पन्न होते हैं और कुछ गलत कोड बनाने वाले कंपाइलरों के कारण पैदा होते हैं, जिसे बग्स कहा जाता है। HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक, टेबल एवं फ्रेम्स या सारणी एवं ढांचा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? कि वेब पेज के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन दी गई है, वेब पेज या जाल पृष्ठ इंटरनेट के जरिए सूचना प्राप्त करने के साधन है। यह साधारणतः HTML या XHTML के संरूप में होता है और अन्य वेब पेजों की कड़ियों के द्वारा जुड़ा होता है। वेब पेजों को संगणकों पर देखने के लिए विशेष प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब पेज वेब ब्राउज़र पर पाए जाते हैं। हर वेब पेज का एक इंटरनेट पता होता है जो URL कहलाता है। निम्नलिखित अस्पताल अवशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ये प्लास्टिक 9 12%, धातु 1 से 2%, मृतिका 8 से 10%, जैव अकर्मित 35 से 40%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित अस्पताल अवशिष्ट के विशिष्ट प्रकार की युग्मों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। जो प्लास्टिक जो है 9 से 12%। सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक गुड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है ये कंप्यूटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रोचिप अति सूक्ष्म चिप पर बनाया गया है। कंप्यूटर प्रोसेसर होता है ऐसा CPU जो केवल एक LSI या VLSI पर बना हो, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नवीनतम विकसित रूप है। ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जिसके CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, लॉजिक गेट्स आदि का समावेश होता है। इसे सूक्ष्म प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं।
स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है -40 सेंटीग्रेड, 00 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, -2.50 सेंटीग्रेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ जल जो है अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 सेंटीग्रेड से स्वच्छ जल का अधिकतम घनत्व जो है 40 सेंटीग्रेड पर होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? तो भूकंप से संबंधित कौन सा नहीं है? केंद्र, अधिकेंद्र, भूकंप लेखी, उभरना या बढ़ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उभरना या बढ़ना। ये केंद्र जो है फोकस होता है धरातल के नीचे, जिस स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप जो है भूतल से 50 से 100 किलोमीटर के गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र जो है भूकंप का जो मूल केंद्र होता है ठीक उसके ऊपर लंबवत स्थान है जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता लग सकता है, इसे अभिकेंद्र कहलाता है। भूकंप मूल के सबसे समीप स्थित होता है। अधिकेंद्र सदैव धरातल पर अवस्थित होता है। देखिए धरती के नीचे 50 किलोमीटर के नीचे जो भूकंप का झटके हुए हैं वहां जो ऊपर धरती में दिखाई देते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसे या ग्रहण किए जाते हैं कि यहाँ से भूकंप हुआ है, उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। फिर भूकंप लेखी जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है जिसे भूकंपीय यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? विश्व के सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, मानसून प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, JNU का एक उप विभाग विश्वविद्यालय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1949 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए देखिए मिलान करना में नीचे कोड भाषा दी गई है। सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। देखिए पेरियार जो है केरल में है, नंदन कानन देखिए उड़ीसा में है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सरिस्का बांध आरक्षित क्षेत्र ये राजस्थान में है। तो इनकी व्याख्या जो है आपके करवा देता हूँ। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान जो 1960 में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के जिले में है। सरिस्का बांध रक्षित क्षेत्र जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है, जो 1978 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिएगा। इसमें सही आंसर हमारा 3 1 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। चलिए भी करवा देते हैं। राष्ट्रीय विधि संस्थान जो है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान जो हैदराबाद में, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है शिमला में 3 1 इस प्रकार ना 3 1 2 4 था ना, हाँ 3 1 2 4। राष्ट्रीय विधि संस्थान जो है हैदराबाद में, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो भोपाल में है। राष्ट्रीय बचत संस्थान जो है नागपुर में, इस प्रकार हो जाएगा। ये राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में स्थित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान है। इसे 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और इसने 20 अक्टूबर 1965 से काम करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। इसका रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त 1993 को हुआ। यह भारत सरकार द्वारा
वित्त पोषित मुख्य रूप से न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान है। राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। चलिए अगला प्रश्न नंबर राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण, ए एवं बी दोनों, या में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही है। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन जो है अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं यानी पंचायत व नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के चुनावों का आयोजन जो है और अंतिम पर्यवेक्षण प्रत्येक राज्य के उस राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी यह राज्य में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अफसरों होते हैं या अधिकारी होते हैं। यह अधिकारी स्थानीय चुनावों की व्यवस्था में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है? शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। लीजिए पहले ही शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान एक सर्वाधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। एकस्व अधिकार, आविष्कार, अभिकल्प, प्रतिलिपि अधिकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय हैं। समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक सर्वाधिक निकाय है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कौन सा सही अभिमत नहीं है? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 100 अधिकार, आविष्कार, अभिकल्प, प्रतिलिपि अधिकार और ट्रेडमार्क सूची समवर्ती सूची के विषय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों इसी के साथ जो आज की हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और इस संडे स्टडी पॉइंट चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारा इसके अलावा एक अन्य चैनल है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।